ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नज़र। और क्या है आज की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ पुनीत, और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी मौजूद हैं। आनंद से भी आज हम बात करने वाले हैं। किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आज क्या लेकर हाजिर हुए हम लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं सीरिया की। जी हाँ, सीरिया में जहाँ पर बिल्कुल उलटफेर हो गया है, लेकिन कई सारे सवाल लोगों के जहन में हैं कि आखिर 7 दिन में ये उलटफेर कैसे हो गया। 7 से 10 दिन लगे और सब कुछ पलट कर रह गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सीरिया ऐसा नहीं है कि सीरिया में फ़ौज नहीं थी, सीरिया के पास टैंक नहीं है, हथियार भी थे, तमाम चीज़ें थी, लेकिन फिर भी 7 से 10 दिन में ये सब कुछ हो गया। वही सीरिया जिसके पीछे रूस भी खड़ा हुआ था, वही सीरिया जिसके पीछे ईरान भी खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो गया कि वहाँ के राष्ट्रपति को भागना पड़ गया और रूस में शरण लेनी पड़ गई। इसके अलावा अब सीरिया का क्या होगा, वहाँ पर कौन दावेदारी कर रहा है, किसकी सत्ता होगी, और सत्ता होगी तो क्या उस सत्ता को मान्यता मिलेगी। बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। और सीधे बात करते हैं आनंद से और उनसे समझते हैं कि सीरिया में ये हुआ क्यों, इसके पीछे की जड़ क्या रही, इसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम समझेंगे कि आखिर कमी कहाँ रह गई जिसकी वजह से सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ गई। लेकिन हुआ क्यों, उसके सबसे पहले उसी पर आते हैं, क्यों हो गया ये। बिल्कुल, देखिए क्या है कि सीरिया में एक आधी सदी बीत गई है। जो असद सरकार चल रही थी, एक आधी सदी यानी कि करीब 53 साल तक असद परिवार का कब्जा रहा है सीरिया में, और उनकी सरकार रही है। इससे पहले उनके पिता हासिम अल असद 29 साल तक करीब उन्होंने शासन किया। उसके बाद उनकी मौत हुई जब 2000 2000 में। तो उसके बाद इनके बेटे यानी कि बशर अल असद, इनको शासन दे दिया गया, मतलब यानी इनको राष्ट्रपति बना मतलब ये दिया चुनी गया। हुई सरकार नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं है ये। एक तरीके से जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं परिवारवाद, तो कहीं ना कहीं वो भी परिवारवादी वहाँ पर है। तो बशर जो थे वो उनकी एंट्री कैसे हुई, वो तो क्या बोलते हैं कि लंदन में पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टरी की। लेकिन इनके जो बड़े भाई थे 1992 में उनकी मौत हो जाती है एक्सीडेंट में। तो उसके बाद इनको आनन फानन में बुलाया जाता है सन 2000 में, जब बशर अल असद को, इनकी पिता की जब मौत हो जाती है हासिम अल असद की। उसके बाद इनके पिता को इनको बुलाया जाता है और इनको जो है सत्ता सौंप दिया जाता है। तो आपको देखना है। जब इनकी एंट्री हुई थी, जब इन्होंने राष्ट्रपति का शपथ लिया था, तब वहाँ पर सीरिया में एक नारा चला था कि अब डॉक्टर की सरकार। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टरी कर रहे थे वहाँ पर। और इसलिए इसको लेकर के, और इन्होंने बहुत स्टार्टिंग में प्रयास भी किया था कि सीरिया को एक अलग तरीके का देश बनाया जाए, मतलब अलग स्वतंत्रता हो। नए आए थे और बहुत सारी चीजें नए आए थे, लेकिन बदलने की कोशिश की। बिल्कुल, लेकिन इनके पिता के रहते तो कुछ ऐसे जो विद्रोही गुट थे वो उभरे नहीं थे। लेकिन इनके आने के बाद कई ऐसे जो विद्रोही गुट थे जो एकदम सरकार पर हावी हो गए। अच्छा, सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि बशर अल असद असद है वो देश तो छोड़ के चले गए, लेकिन सरकार अभी भी चल रही है। सरकार के जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद गाजी जलाली, वो प्रधानमंत्री अभी भी बने हुए हैं और उनकी सरकार अभी भी चल रही है। उन्होंने उनकी जो कल बयान आया था, उन्होंने बोला कि सरकार में अभी भी है, अभी भी जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो जा रहे हैं दमिश्क, जो कार्यालय है दमिश्क में, वहाँ पर वो जाकर के काम कर रहे हैं। लेकिन उसी दौरान उनका बयान आता है इसी साथ ही कि मैं जो विद्रोही गुट है मैं उनके साथ हयात अल तहरीर के साथ, हयात तहरीर अल शाम इसका नाम। उनके जो प्रमुख नेता है उनका नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी। उनके साथ वो काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब बात आती है अबू मोहम्मद अल जलानी की। ये जुलानी ये कौन है? ये अल कायदा से जुड़े हुए बताए जाते हैं। बिल्कुल, 2013 में अल कायदा से जुड़े हुए थे, लेकिन 2013 में ये अपनी छवि को साफ करने के लिए इन्होंने 2013 में अल कायदा का साथ छोड़ दिया और एक और संगठन थे जो आतंकवादी, उसका भी साथ छोड़ करके एक अच्छी छवि बनाने के लिए, अच्छे राजनेता बनने के लिए उन्होंने एक नया रुख अपनाया। लेकिन उन्होंने राजनेता बनने के लिए रुख जरूर अपनाया, लेकिन इसके बावजूद ये दिलचस्प है। बताएंगे कितने करोड़ का बिल्कुल अमेरिका ने इनाम घोषित करा
प्रगति। बिल्कुल, करीब 10 मिलियन यानी कि भारतीय 83 मूल्य में देखा जाए तो 83 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। लेकिन अब जो सत्ता परिवर्तन हो गई है उसके बाद अमेरिका का भी बयान अब पलट गया है। अमेरिका कह रहा है दरअसल इस मामले में कि हमारी नज़र बाकायदा बनी हुई है। जो बाइडन है उनकी तरफ से कहा गया कि वहाँ जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है, और न केवल नज़र बनी हुई है, अभी बातों से काम नहीं चलेगा, बातें तो अच्छी अच्छी हो रही हैं, लेकिन काम जो होगा उसके आधार पर हम आगे होगा तो सीरिया से बातचीत भी करेंगे और यूएन के ज़रिए बातचीत करेंगे। इसको अगर इस तरीके से समझा जाए कि अगर आनंद सीरिया में जो स्थितियां उत्पन्न हुई, क्या अमेरिका उसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हम कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अमेरिका शुरू से ही जब से वॉर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी वॉर हुआ है, ये काफ़ी सालों से चल रहा है। विद्रोही गुट वहाँ युद्ध, पर है बहुत ना? पहले से सक्रिय हैं, सही बात। बहुत पहले से चल रहा है और अमेरिका हर समय हस्तक्षेप किया है इस मामले पर कि वहाँ पर अब जैसे असद वहाँ पर जब रूस असद अभी रूस में वो पनाह लिए हुए हैं और ये रूस का इस पर बयान भी आया है। रूस ने बोला है, जो वहाँ के मंत्री हैं उनका कहना है कि पुतिन के आदेश के बाद उनको शरण दिया गया है मानवीय आधार पर। हाँ, तो अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका का क्या कहना, अमेरिका का इस मामले में क्या कहना है कि असद भले देश छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन हम जो वहाँ पर सरकार बना रही है, मैं उससे मिल करके बात कर करके और सीरिया को एक इस युद्ध से निकालने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अमेरिका क्या है कि जब इससे पहले युद्ध हुई थी या युद्ध चल रहा था तो अमेरिका वहाँ पर भी, अभी भी अमेरिका का हमला वहाँ पे जारी है। अमेरिका के साथ साथ वहाँ पर इजराइल का हमला जारी है, रूस भी हमला कर रहा है, अब प्लस आज तुर्की ने भी हमला कर दिया। ये बड़ी खबर। देखिए, इस बीच आपको बता दें कि स्थितियाँ वहाँ पर विकट क्यों हो गई, क्यों इतना ज़्यादा। दरअसल ये तो बहुत पहले से चल रहा था, 2013 से ही ये सब चल रहा था। बशर अल असद के खिलाफ जो है वहाँ पर विद्रोही गुट जो हैं वो एकजुट होने शुरू हो गए थे। अलग अलग कई सारे गुट हैं, लेकिन इसमें HTS हयात तहरीर अल शाम जो है ये सबसे बड़ा हम इसको गुट कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कारण ये रहा कि अमेरिका ने वहाँ पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे और प्रतिबंधों के चलते वहाँ पर महंगाई और दूसरी चीज़ें जो हैं उससे लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा था, और सामना करना पड़ रहा था तो लोगों में इस बात को गुस्सा जो है वो लगातार धीरे धीरे पनपता जा रहा था। इसके अलावा एक कारण और है, और वो है शिया और सुन्नी का मामला। इसको हम समझते हैं कि शिया और सुन्नी का मामला क्या है। ईरान सपोर्ट क्यों कर रहा था, असद को क्यों सपोर्ट कर रहा था, ईरान की तरफ से सपोर्ट क्यों दिया जा रहा था, और शिया सुन्नी का मामला क्या है, थोड़ा समझाइए जरा। बिल्कुल, देखिए क्या है कि ईरान तो पहले सीरिया को नहीं मानता था, मतलब एक तरीके से पूरी विद्रोह में था, विरोध में था कि भाई सीरिया को नहीं मानेंगे। क्यों? ईरान का सपोर्ट करने का बस एक ही कारण है, क्योंकि वो शिया गुट से आते हैं। असद शिया गुट से आते हैं। लेकिन सीरिया में शिया बहुल्यता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पहले तो क्या है कि असद भी इससे बचते थे क्योंकि उनको अपनी शासन चलाना था, लेकिन उन्होंने भी फिर खुल करके आया सपोर्ट किया क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे। उनको चाह रहा था विदेशी शक्ति चाहने के लिए फिर उन्होंने एक तरीके से नया रुख अपनाया और ईरान का सपोर्ट मिला। उसके साथ साथ फिर रूस भी आ गया। ईरान भी जो है वो शियाओं को ज़्यादा सपोर्ट करता है। अच्छा, ईरान का सपोर्ट करने का 2-3 कारण रहे। ईरान तो पहले एक शिया मामले में सपोर्ट कर दिया, दूसरा इजराइल को कमज़ोर करने के लिए ईरान ने सीरिया का सपोर्ट लिया। कैसे सपोर्ट लिया? हिजबुल्लाह जो था वहाँ का जो गुट संगठन है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने के लिए सीरिया का इस्तेमाल किया, सीरिया को मैसेज बनाया। क्योंकि ईरान जो भी हथियार भेजते थे वो सीरिया के माध्यम से सीरिया को भेजते थे, सीरिया से हिजबुल्लाह को मिलता था। और इसीलिए इजराइल, आपको याद होगा कि इजराइल जब हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था तो उसने उस रास्ते को, जो लेबनान से सीरिया जो रास्ता जाता है, क्योंकि वहीं से सटा हुआ है बिल्कुल, तो लेबनान से सीरिया जो रास्ता जाता है वहाँ पर भी खूब अटैक किए थे। वहाँ से लोग जो विस्थापित हुए थे वो भी इससे प्रभावित हुए थे। लेकिन इसके पीछे इजराइल की दलील क्या थी? इजराइल की दलील ये थी कि हम उस मदद जो पहुंच रही है हिजबुल्लाह तक सीरिया के ज़रिए
जो ईरान से दी गई सीरिया और सीरिया से हिजबुल्लाह जा रही थी, हम उस मदद को रोकने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ पर अटैक किया है। तो इसीलिए आप समझिए कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं इजराइल को भी ये पता था कि आगे ये होने वाला है, और अगर ये होगा और सीरिया पर ऐसा हो जाता है और वो अगर जो उसका बॉर्डर वाला इलाका है वहाँ तक अगर पहुँच इजराइल अपनी बनाता, और बहुत हद तक अंदर घुस गया है सीरिया में, अपनी फौजें बहुत अंदर तक मेरे बिल्कुल ख्याल से सीरिया का उतार दी। बहुत जो उसे बॉर्डर से सटा हुआ जमीन है वहाँ पर गोलान हाइट्स की तरफ जो गोलान आता है। हाइट्स तक कब्जा वो कर चुका है, इजराइल कब्जा कर चुका है। अच्छा, इजराइल के जो नेता हैं नेतन्याहू, उनका बयान आता है, उन्होंने बोला कि ये जब देश छोड़ करके भागे, सत्ता परिवर्तन हुआ